देखिए, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो उस समय एक बड़ा टर्म था आया राम गया राम, जो हरियाणा के एक पॉलिटिशियन के फ्लिप फ्लॉप से हुआ था। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो चर्चिल ने कहा था कि जो इस देश के नेता हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल और मेंटल जो कैपेसिटी है वो बहुत पुअर है, और इस देश में इतना इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस है कि बहुत जल्दी ये देश विखंडित हो जाएगा। आज बीजेपी की मानसिकता वही चर्चिल वाली है, वही ब्रिटिश मानसिकता है कि हमारे बिना ये सरकार कैसे चल रही है और इतनी मजबूती से चल रही है। बिहार इसमें लीड रोल में है, तो बिहार में अगर किसी तरह का डीस्टेबलाइजेशन कर पाते हैं तो इस मुहिम को एक झटका पहुंचेगा। लेकिन आप भी देख रहे हैं, बिहार की जनता भी देख रही है कि उनकी ये मंशा कहीं पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। पहली बार डाक बंगला चौराहे पर कोई लाठीचार्ज हुआ है ऐसी बात नहीं है। वो जब गांधी मैदान से जब वो जुलूस निकला, जो कि गैर कानूनी था क्योंकि उनको परमिशन सिर्फ गांधी मैदान में पब्लिक मीटिंग करने के लिए दिया गया था, और सीआरपीसी 144 में प्रोहिबिटरी ऑर्डर था। एक तरह का दुष्प्रचार जो चलाया जा रहा था सरकार के लॉन्जिविटी को लेके कि सरकार नहीं चलेगी, तो उसके लिए ज़रूरी था कि ऐसी चीज़ों को आप सिंबॉलिक रूप से ही जवाब दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री इस तरह के उनका व्यक्तित्व है कि वो इस स्तर पर आकर बात नहीं करते हैं। वो कुछ सिंबॉलिक ढंग से इन सारी चर्चाओं को पूर्ण विराम देने का उन्होंने काम किया। जनता चुन के आपको इसलिए भेजती है कि आप जनता के मुद्दों को वहाँ उठाइए। इन्होंने तो क्वेश्चन आवर को भी नहीं होने दिया, जिनमें कि इनके खुद के क्वेश्चंस नोटिफाइड थे, उसका भी जवाब लेने की जहमत नहीं उठाई। तो ये तो देश राज्य की जनता देख रही है ना कि किसका क्या मकसद रहा है। मुझे बड़ा दुख लगता है कि इस तरह की चर्चा में समाज का और राजनीति का समय जाया हो रहा है, जबकि बिहार को विकास की ज़रूरत है और चर्चा विकास की होनी चाहिए। चर्चा बिहार एक नए बिहार को बनाने की होनी चाहिए, चर्चा एक अच्छे समाज को बनाने की होनी चाहिए। और ये जो एक ग्लोरीफाइड गॉसिप है, जो पॉलिटिकल गॉसिप है, उसको एक पूर्ण विराम दिया जाए तो ये राज्य के हित में होगा। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र समाप्त हो गया है। यह सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा। बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही थी और इसको लेकर पाँचों दिन सदन में हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों को सदन से बाहर किया गया, बीजेपी ने सदन का बहिष्कार किया और ये मुद्दा अंतिम दिन तक गरमाया रहा। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। करुणा सागर जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, तमिलनाडु कैडर में ये थे। तो राष्ट्रीय जनता दल ने इनको बड़ी जिम्मेदारी दी है और उसके मुतल्लिक हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी का जो पूरा मूव था विधानसभा के भीतर और बाहर तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे करुणा सागर जी? देखिए, जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के इस्तीफे की बात है तो ये जग जाहिर है, मीडिया को भी पता है, जनता को भी पता है कि ये जो चार्जशीट है वो बिल्कुल एक राजनीतिक चार्जशीट है। और इसका अगर टाइमलाइन देखते हैं तो इसके पहले 2 बार सीबीआई ने इस केस का क्लोज़र किया है, रेलवे मंत्रालय को लिखकर भेजा है कि इस केस में कुछ भी नहीं है, और इसको दोबारा कब खोला गया? 2017 में, जब सरकार पलटी थी। तो टाइमलाइन महत्वपूर्ण है। और फिर अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उप मुख्यमंत्री जी का नाम डाला गया। कब? जब सरकार फिर पलटी। तो देखिए, बीजेपी के साथ समस्या ये है कि बीजेपी अपने आप को विपक्ष में बहुत असहज महसूस कर रही है। बीजेपी को सत्ता पक्ष में रहने की आदत हो गई थी बिहार में, और 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था तो चर्चिल ने कहा था कि जो इस देश के नेता हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल और मेंटल जो कैपेसिटी है वो बहुत पुअर है, और इस देश में इतना इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस है कि बहुत जल्दी ये देश विखंडित हो जाएगा।
तो आज बीजेपी की मानसिकता वही चर्चिल वाली है, वही ब्रिटिश मानसिकता है कि हमारे बिना ये सरकार कैसे चल रही है और इतनी मजबूती से चल रही है, देश में नहीं चल। तो ये जो पूरी मांग है उसके पीछे ये बात है। और आप देखिए, आपने पिछली बार देखा कि पहली बार पार्लियामेंट को रूलिंग पार्टी ने नहीं चलने दिया। ये नॉर्मली ये होता है कि विपक्ष हंगामा करती है, रूलिंग पार्टी ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। अभी आपने मध्य प्रदेश के असेंबली को देखा कि वहाँ पर मानसून सत्र एक दिन के बाद ख़त्म कर दिया गया, तो वो सत्र नहीं चला पाए। यहाँ जो सत्र का जो समय नियमित था वो मजबूती से सरकार ने चलाया। तो बीजेपी के गले में ये हजम नहीं हो रहा है। तो बीजेपी के गले में ये हजम नहीं हो रहा है कि उसको लगता है कि देश हम ही चला सकते हैं, दूसरा लोग कोई नहीं चला सकता है। तो जो चार्जशीट वाला मुद्दा है कि जैसे आपने टाइमलाइन समझाया और बताया कि पूरी तरह ये राजनीतिक चार्जशीट है, तो बीजेपी जब दूसरे के खिलाफ जब उंगली उठाती है, जब इशारा करती है कि आपके खिलाफ चार्जेज हैं करप्शन के, तो अभी जो महाराष्ट्र प्रकरण जो हुआ उसको आप किस रूप में देखते हैं? वो तो बीजेपी ने किया वहाँ। तो आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री भोपाल में कहते हैं और नाम लेकर कहते हैं कि एनसीपी में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोऑपरेटिव घोटाला हुआ है और इरिगेशन घोटाला हुआ है। और 2 दिन के बाद वो सारे के सारे जो जिन लोगों पर इल्ज़ाम था, जिनके ऊपर सीबीआई ईडी के केसेस थे, जिनको पहले सम्मन किया गया था, जो छगन भुजबल कई साल जेल में रह के आए हैं, वो सब महिमा मंडित हो गए। और यही नहीं, आज तो महाराष्ट्र में हालत है कि वहाँ 3 मुख्यमंत्री हैं। और आपने देखा होगा कि मंत्रालय के लिए अजीत पवार को दिल्ली तक आना पड़ा और तब उन्हें मंत्रालय मिला। तो इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का बीजेपी को कोई मॉरल हक नहीं है। यानी कि बीजेपी डबल स्टैंडर्ड इस मामले में ले रही है। बिल्कुल ले रही है और ये सबके सामने है, जग जाहिर है। तो ये जो बीजेपी का जो मूव था, यहाँ एक परिवारवाद का भी बीजेपी आरोप लगाती है कि ये जो लोग हैं परिवारवादी लोग हैं, इनको अपने परिवार से मतलब है। कल ये तेजस्वी यादव ने विधानसभा के भीतर कैटेगरिकली इसका जवाब दिया, तो क्या लगता है कि उनका जवाब जो था ये बीजेपी के लिए काफ़ी ये जरूरी था और पर्याप्त था? हाँ, उन्होंने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। और परिवारवाद के बारे में मैं बोलूँगा, आप ज़रा यूट्यूब को खंगाल लें और बीजेपी के कितने नेता जो परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर मैं गिनाने लगूँ तो कई मिनट उसी में चले जाएंगे। और जो अजीत पवार, मैं सिर्फ एक ही नाम लेता हूँ, अजीत पवार जो अभी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो वहाँ परिवारवाद नहीं होता है। तो किसी भी मुद्दे पर बीजेपी इस समय ईमानदारी से सामने नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ ईमानदारी बची नहीं है और जनता में साख इनकी लगातार बहुत तेज़ी से गिरते जा रही है। ये बीजेपी के ऊपर एक आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी लगातार बिहार को इनस्टेबल करना चाहती है। ये 2 मौक़ों पर देखने को मिला। एक, जब पिछला जो बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था उस दौरान प्रकरण क्या आया, वो तमिलनाडु का प्रकरण आया कि तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई हो रही है और तेजस्वी यादव जो है वहाँ के मुख्यमंत्री के जन्मदिन समारोह में जश्न मना रहे हैं। तो उस समय का मामला और अभी कि जो आपने टाइमलाइन बताया कि चार्जशीट हुआ और उसके बाद संयोग से बिहार विधानमंडल का सत्र भी शुरू हुआ, तो जो बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी इनस्टेबल करना चाहती है बिहार को, तो इसको किस रूप में देखते हैं? क्या इस आरोप में दम है? देखिए, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो उस समय एक बड़ा टर्म था आयाराम गयाराम, जो हरियाणा के एक पॉलिटिशियन के फ्लिप फ्लॉप से हुआ था। आज के दौर में ऑपरेशन लोटस, और ऑपरेशन लोटस के बारे में अब ये हालत हो गया है कि ये एक रिस्पेक्टेबल टर्म हो गया है और बीजेपी के नेता भी इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार बनेगी। आपने बिहार में देखा होगा कि बहुत ही बिहार के महत्वपूर्ण नेता इस तरह की बात करते हैं कि हमारे साथ फलां दल के एमएलए हमारे संपर्क में हैं, एमपी संपर्क में हैं।
जबकि इसमें कोई दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। तो मैंने जो बोला ना कि इनको सिर्फ समस्या ये है कि ये बिहार में भी वही करना चाहते हैं जो कई अन्य राज्यों में इन्होंने किया है, लेकिन बिहार की जनता, बिहार का राजनीतिक समाज उनको पूरी तरह से नकार रहा है और उनका जो ऑपरेशन सो कॉल्ड है वो कहीं सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बिहार में जब बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला था, उसके पहले का जो माहौल था उसमें एक चीज़ काफ़ी चर्चा में थी कि यह सरकार नहीं चलेगी। सरकार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में मतभेद है, दरार है और हमारे संपर्क में ढेर सारे एमएलए हैं। ये प्रचार विधानसभा का सत्र शुरू होने के एक दिन के बाद ये प्रचार अचानक गायब हो गया, मीडिया से भी गायब हो गया और बीजेपी के लोगों ने भी कहना बंद कर दिया। तो ये कैसे हुआ? ये वही है कि वो थक हार के समझ लिए कि अब ये प्रचार चलने वाला नहीं है और जो इनके खास लोग हैं उनके द्वारा न्यूज़ प्लांट करना। और देखिए आज क्या है, पत्रकारिता में 24/7 चैनल्स चलते हैं, उनको कुछ न कुछ चाहिए चलाते रहने के लिए। तो अगर कोई बड़ा नेता ये बात कहता है कि भाई उस दल के नेता लोग हमारे संपर्क में हैं, तो फिर वो पत्रकार फिर वो फिशिंग करना शुरू करता है कि जयचंद ढूंढना शुरू करता है कि अच्छा फलां हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो इन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है और मुझे बड़ा दुख लगता है कि इस तरह की चर्चा में समाज का और राजनीति का समय जाया हो रहा है, जबकि बिहार को विकास की ज़रूरत है और चर्चा विकास की होनी चाहिए। चर्चा एक नए बिहार को बनाने की होनी चाहिए, चर्चा एक अच्छे समाज को बनाने की होनी चाहिए। और ये जो एक ग्लोरीफाइड गॉसिप है, जो पॉलिटिकल गॉसिप है, उसको एक पूर्ण विराम दिया जाए तो ये राज्य के हित में होगा। ये हमने देखा कि जब ये चर्चा चल रही थी तो ये मीडिया में भी काफ़ी सुर्खी बटोर रहा था, लेकिन हुआ ये कि एक दिन के बाद मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप यादव को अपनी गाड़ी में बिठा करके वो विधानसभा आए, पोर्टिको में तीनों उतरे। तेज प्रताप आगे की सीट पर बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। वो एक जो फोटो फ्रेम था, वो एक पूरा जो दृश्य जो बना, उसने कोई एक बड़ी मैसेजिंग की जैसा मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार ने बिना कहे हुए ये मैसेज दिया कि हम साथ साथ हैं। ये एक ही दिन नहीं हुआ बल्कि दूसरे दिन भी ऐसा देखने को मिला कि जब वो साथ आए। कुछ लोगों ने कहा कि ये संयोग है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। आप कैसे देखते हैं कि नीतीश कुमार ने ये बड़ा मैसेज दिया, एक बड़ी लकीर खींची? देखिए, आप जैसे आपने कहा कि एक तरह की चर्चा, एक तरह का दुष्प्रचार जो चलाया जा रहा था सरकार के लॉन्जिविटी को लेके कि सरकार नहीं चलेगी, तो उसके लिए ज़रूरी था कि ऐसी चीज़ों को आप सिंबॉलिक रूप से ही जवाब दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री इस तरह के उनका व्यक्तित्व है कि वो इस स्तर पर आकर बात नहीं करते हैं। वो कुछ सिंबॉलिक ढंग से इन सारी चर्चाओं को पूर्ण विराम देने का उन्होंने काम किया। तो ये अभी आज जो सत्र समाप्त हुआ उसके पहले बीजेपी के लोगों ने सुबह में भी सदन का वॉकआउट किया। उसके बाद शाम में उन लोगों ने ये राजभवन मार्च किया, वहाँ राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई और उस राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले नेता विपक्ष विजय सिन्हा और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, दोनों ने कहा कि हम राज्यपाल से इसलिए मिलने जा रहे हैं कि वो बिहार विधानमंडल के कस्टोडियन हैं और उनसे हम शिकायत करने जा रहे हैं कि यह सरकार पूरी तरह तानाशाही रवैया अपना रही है, हमारे सदन में हमारी बात नहीं सुन रही है, सदन से हमको बाहर फिकवा रही है और सड़कों पर हमको पिटवा रही है। देखिए, आपने सदन कवर किया है तो आपने भी महसूस किया होगा कि सदन को न चलने देने में किसका रोल रहा है। तो जैसे ही सदन शुरू होता था ये बेल में आकर और हंगामा शुरू करते थे। देखिए, विधानमंडल का जो सत्र होता है एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि
आप जनता चुन के आपको इसलिए भेजती है कि आप जनता के मुद्दों को वहाँ उठाइए। इन्होंने तो क्वेश्चन आवर को भी नहीं होने दिया, जिनमें कि इनके खुद के क्वेश्चंस नोटिफाइड थे, उसका भी जवाब लेने की जहमत नहीं उठाई। तो ये तो देश राज्य की जनता देख रही है ना कि किसका क्या मकसद रहा है। एक घटना हुई ये कल के प्रदर्शन के दौरान, जब बीजेपी बिहार विधानसभा की ओर प्रदर्शन कर रही थी, बिहार विधानसभा के घेराव का कॉल था उनका। उस दौरान बीजेपी के एक नेता विजय सिंह की मौत हुई और वो जहानाबाद के रहने वाले थे। तो उस मौत को बीजेपी ने कहा कि नहीं, इनकी हत्या हुई है, पुलिस ने पीट पीट करके इनको मार दिया है। प्रशासन का ये दावा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अचेत हो गए थे सड़क किनारे और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। और बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बनाया है। आज उनके उनके अंतिम संस्कार में पूरी बीजेपी वहाँ उपस्थित थी और ये एक बड़ा मुद्दा है कि ये हमारे नेता की शहादत जाया नहीं जाएगी। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप जहानाबाद से हैं, इसलिए ये सवाल आपसे थोड़ा हम ज़्यादा इस पर विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, कल जो घटना हुआ, तो इस घटनाक्रम को इस तरह से समझिए कि इसके पहले मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था, खुलेआम उन्होंने कहा कि हम शिक्षक संघ के सभी प्रतिनिधियों से मिलेंगे, सभी राजनेताओं से मिलेंगे और सबकी बातचीत से अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है कि अभी जो स्टेप हमें लिया है उसमें कोई संशोधन करने की ज़रूरत होगी तो संशोधन करेंगे। तो इसके बाद वो मार्च का औचित्य कहाँ रह जाता था। लेकिन इसके बावजूद मार्च निकाला गया और प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो मार्च निकाला गया उसमें बीजेपी के बहुत सीनियर नेता थे, जिसमें बहुत सारे लोग संवैधानिक पदों पे रहे हैं, उन्हें संविधान का, कानून का ज्ञान है और उन्हें भी मालूम है कि अगर प्रोहिबिटरी ऑर्डर को आप डिफाई करेंगे तो पुलिस आपको रोकेगी, पुलिस उसके सामने जो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लेगी। और जहाँ तक इस मौत का है, देखिए मौत किसी की भी हो, किसी भी तरह से हो, वो बहुत दुखद है और मैं इसके बारे में बहुत संवेदना प्रकट करता हूँ। लेकिन कल पटना के एसएसपी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक मिनट का बताया कि किस समय वो कहाँ पर थे और कैसे वो गिरे, कैसे उनको रिक्शा पे ही ले जाया गया और फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया। और उनके साथ जो चंद्रवंशी जी जो उनके थे, उन्होंने भी मीडिया को बताया कि वो कैसे हमारे साथ थे और कैसे एकाएक उनकी तबीयत खराब हो गई और हम लोग डाक बंगला की तरफ गए ही नहीं थे। तो जब गए ही नहीं थे तो पुलिस की झड़प में आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके बावजूद जो पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने एक बोर्ड का गठन करके पोस्टमार्टम करवाया है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है इन चीज़ों में, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी और खुद ही पता चल जाएगा। और सीसीटीवी फुटेज तो देखिए टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है, क्योंकि वो तो एक अकाट्य प्रूफ है जो आप प्रेस के माध्यम से डिमांड कर सकते हैं कि हमें दिखाइए उसका पूरा जो उनका मूवमेंट है। तो बीजेपी के नेता, यही जो नेता विपक्ष हैं विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में और बाकी के लोग जो भी थे वहाँ, सबका ये कहना था कि प्रशासन जो है वो नीतीश कुमार का माउथपीस है और इसलिए वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है। नहीं, इसमें कौन से तथ्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है? पूरे घटनाक्रम में पत्रकार सभी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि कैसे पुलिस बल पर पथराव किया गया, मिर्च फेंका गया, बैरिकेड तोड़ा गया। तो आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये पहली बार डाक बंगला चौराहे पर कोई लाठीचार्ज हुआ है ऐसी बात नहीं है। वो जब गांधी मैदान से जब वो जुलूस निकला, जो कि गैर कानूनी था क्योंकि उनको परमिशन सिर्फ गांधी मैदान में पब्लिक मीटिंग करने के लिए दिया गया था और सीआरपीसी 144 में प्रोहिबिटरी ऑर्डर था, तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उस क्रम में जब उनका इस तरह का व्यवहार रहा तो पुलिस ने एक ग्रेडेड रिस्पांस किया।
सबसे पहले पानी का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उसके बाद जब फिर भी बात नहीं, कंट्रोल में सिचुएशन नहीं आया, तो लाठीचार्ज किया गया। तो ये बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान जो कुछ भी हो रहा था वो ये स्पष्ट दिख रहा था कि उसका एक राजनीतिक निहितार्थ है, उसमें राजनीतिक एजेंडा है। तो बीजेपी जिस एजेंडे को लेकर चल रही थी, तो ये एक आकलन आ रहा है, जो ये पॉलिटिकल चीज़ों को जो लोग देखते हैं वो कह रहे हैं कि बिहार एक तरह से एंटी बीजेपी पोलराइजेशन का सेंटर बन रहा है। यहाँ पर पिछले महीने 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक हुई, नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर के उस बैठक को आयोजित करवाया और उन लोगों के सहयोग से बहुत सारे लोग आए। और अब जो अगली बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है, जो जिसमें कहा जा रहा है कि 24 पार्टी के लोग उसमें शामिल होंगे। तो क्या लग रहा है कि ये बिहार जो एक तरह से एंटी बीजेपी पोलराइजेशन का सेंटर बन रहा है, तो बीजेपी भी चाह रही है कि वो भी बिहार में ही कुछ ज़्यादा केंद्रित करके प्रयोग करे, क्योंकि 5 बार अमित शाह सरकार पलटने के बाद यहाँ आ चुके हैं बिहार में। अंतिम दौरा जो था उनका लखीसराय में था। देखिए, बिहार आदिकाल से क्रांति की भूमि रही है, परिवर्तन की भूमि रही है, और बहुत ही गौरवशाली इतिहास इस राज्य का रहा है। और जब भी एक बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की बात आई है, तो बिहार उसमें अग्रणी भूमिका में रहा है। आज आप देख रहे हैं कि आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, ये सभी मिलकर विपक्ष की एकता का एक मुहिम उन्होंने चलाया है। और ये जो 23 जून को यहाँ मीटिंग हुई, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मीटिंग थी कि बहुत समय के बाद एक 17 दल के शीर्ष नेता यहाँ पर आए और बहुत कंस्ट्रक्टिव चर्चा हुई। और उसी के दौरान ये बात हो गई कि अगली मीटिंग कब होना है, और वहाँ पे 17 दल थे, आज ये 24 दल हैं। तो विपक्ष की ये कोशिश है कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट हो, 1 to 1 फाइट हो। क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा का भी रिजल्ट देखें, तो बीजेपी के पास 37% वोट थे और 63% वोट नॉन बीजेपी पार्टियों के पास थी। तो ये जो गैर भाजपाई दलों का जो 63% है, वो अगर जुट जाता है, तो ये साफ बात है कि विपक्ष की ही सरकार बनेगी। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा इंटरनल सर्वे करवाते रहती है, हमेशा खबर रखती है कहाँ क्या हो रहा है। और तो उन्हें भी ये भली भांति समझ में आ रहा है कि विपक्षी एकता की मुहिम उनके लिए उनकी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और चूंकि बिहार इसमें लीड रोल में है, तो बिहार में अगर किसी तरह का डीस्टेबलाइजेशन कर पाते हैं, तो इस मुहिम को एक झटका पहुंचेगा। लेकिन आप भी देख रहे हैं, बिहार की जनता भी देख रही है कि उनकी ये मंशा कहीं पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। तो बिहार को डीस्टेबलाइज करने की जो कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है, उसका एक ये उदाहरण देखने को मिला महाराष्ट्र में। बिहार में वो तो नहीं हो पाया है अभी तक, लेकिन महाराष्ट्र में किया गया और उसको भी इस रूप में पेश किया गया कि विपक्ष की एकता का ये नमूना है कि वहाँ महाराष्ट्र में वो बिखरता हुआ दिख रहा है। और बिहार में भी ऐसा ही करने की कोशिश हो रही थी और प्रचार भी ऐसा हो रहा था। तो बिहार को टारगेट करने के पीछे क्या ये मकसद है कि जो विपक्ष की जो बड़ी मुहिम जो हो रही है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, तो बिहार को और नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को टारगेट करने के पीछे क्या यही मकसद है? तो मैंने जैसा कहा कि यही मकसद। और जहाँ तक देखिए महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। अभी 2-3 दिन पहले एक ऑडियो महाराष्ट्र का, मराठी का ऑडियो बड़ा ही सोशल मीडिया में वायरल चल रहा था,
और उसको एक प्रेजेंटर थे जो उसको ट्रांसलेट करके बता रहे थे। उसमें दिखाया गया है कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से कोई पदाधिकारी वेस्टर्न महाराष्ट्र के किसी कार्यकर्ता को फ़ोन करता है कि भाई तुम 6 बूथ के इंचार्ज हो, तुम्हारे बूथ पर क्या हाल है। और ये क्लिप में वो दिखाता है कि वो कार्यकर्ता कितना उत्तेजित है और बार बार वो बोल रहा है कि आप लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं हम लोग के सामने जाने की स्थिति में नहीं है, और बार बार एक फ्रेज़ यूज़ करता है कि लोग हमारे मुंह पर गोबर फेंक रहे हैं। तो वो फाइनली जब वो फ़ोन काटता है तो एक बड़े ही तल्ख तरह से कि आगे से मुझे फ़ोन मत करना और मैं अभी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ। तो ये एक सैम्पल है कि पब्लिक ओपिनियन आप तोड़ जोड़ कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है, जो जनमानस में जो विचार है, उसको आप तोड़ जोड़ के नहीं बदल सकते हैं। और यही उनको आगे के राजनीति में उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। तो आपने सुना कि ये बिहार को और नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को बीजेपी जो टारगेट कर रही है उसके पीछे मकसद ये है कि जो विपक्ष की जो मुहिम चल रही है एंटी बीजेपी पोलराइजेशन और एंटी बीजेपी दलों को एक मंच पर लाने के लिए, जो बिहार में उसका ये मुजाहरा हुआ और उसके बाद अब फिर वो बेंगलुरु में होने जा रहा है 17-18 को। तो करुणा सागर जी बता रहे थे कि बीजेपी अगर यहाँ बिहार को टारगेट कर रही है, यहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टारगेट कर रही है, तो उसके पीछे उसका डर है कि उसको लग रहा है कि यह जो मुहिम है हमारे खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक गोलबंदी होगी, और यही बीजेपी का डर है जो उसको तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को टारगेट करने के लिए बाध्य कर रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद हेमंत जी।